हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेरी कॉर्नर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्जीनिया वुल्फ के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्जीनिया वुल्फ की राइटिंग स्टाइल के बारे में, उनकी इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड और उनके फेमस नॉवेल्स के बारे में, मिसेस डॉलोवे, उनका जो ग्रुप था ब्लूम्सबरी ग्रुप उसके बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उनकी लिटरेरी डिवाइस के बारे में। आई होप आप लोग रेडी हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे के वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे नोटिफिकेशन में। और अगर आप ये सारी पीडीएफ को लेना चाहते हैं, इनके थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में अपना मेंशन किया है। इस चैनल पर जाकर आप जो है ये सारी जो पीडीएफ है उनको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेडी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पीडीएफ का टाइटल है द स्ट्रीम एंड द प्रेस। इस प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है द स्ट्रीम एंड द प्रेस, ये बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सप्लेन करता है। दैट इज वर्जीनिया वुल्फ की जो लाइफ है और मॉडर्निस्ट मूवमेंट है, ब्लूम्सबरी ग्रुप का इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस, और मिसेस डॉलोवे में यूज हुआ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को। ठीक है, ये एक विजुअल ऐसे है जो मॉडर्निज्म, साइकोलॉजी और ह्यूमन माइंड की आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करता है। कैसे करता है बताती हूँ आपको। ठीक है, ये एक विजुअल ऐसे है जो उनकी लाइफ के मॉडर्निज्म पार्ट को और आर्किटेक्चर माइंड को क्या करता है, विजुलाइज करवाता है। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इसमें हम देखेंगे पूरा रोड मैप। जैसे मैं बाकी की पीडीएफ में आपको बाकी राइटर्स के रोड मैप के बारे में बताती हूँ, इसमें उनका पूरा लाइफ स्पैन आ जाता है, उनके उनकी बर्थ से लेके उनकी डेथ तक के सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारे अप एंड डाउन, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इनके दो वर्ल्ड है, द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड अनदर वन इज इंटरनल वर्ल्ड। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्जीनिया वुल्फ कौन थी। और इतना ही नहीं, हमने अभी तक किसी भी राइटर के बारे में अगर पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि उस राइटर ने एक्सटर्नली क्या क्या किया है और उसकी लाइफ में क्या क्या अप एंड डाउन आए हैं, उसने कैसे उसे टैकल किया है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, राइट। लेकिन हम वर्जीनिया वुल्फ के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने एक्सटर्नली क्या फेस किया है और इंटरनली क्या फील किया है। दोनों ही चीजों को समझेंगे। कोई भी प्रॉब्लम जब इनके सामने आई है तो उसको इन्होंने एक्सटर्नली कैसे टैकल किया है और साथ ही साथ उस ड्यूरेशन में इन्होंने इंटरनली क्या फील किया है। दोनों ही चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड है और उस चीज को ही इन्होंने जो है द एक्सटर्नल वर्ल्ड और द इंटरनल वर्ल्ड के दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका बर्थ जो है 1882 में हुआ था, वर्जीनिया वुल्फ का, और इनका पूरा नाम था एडेलाइन वर्जीनिया स्टीफन। और इनका जो जन्म है वो बहुत ही एफिलेंट लंदन फैमिली में हुआ था। ठीक है, 1904 में 1904 के अराउंड उनका जो फैमिली था, उनकी जो फैमिली थी लंदन के गॉर्डन स्क्वायर में शिफ्ट हुई, जहां से ब्लूम्सबरी इंटेलेक्चुअल सर्कल डेवलप हुआ। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही चीजें जो है चेंज होती रही। ध्यान रखिएगा, 1904 में इन्होंने जो है मूव किया था गॉर्डन स्क्वायर, और जहाँ पे ही इनका ब्लूम्सबरी ग्रुप की फॉर्मेशन हुई थी। फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया, जिसने पूरी यूरोपियन सोसाइटी और साइकोलॉजी को डीपली इम्पैक्ट किया। इनकी लाइफ भी अफेक्ट हुई। 1914 में आपको याद ही होगा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और आई थिंक 1918 में जो है ये फिनिश हुआ था, विच इंस्पायर लाइफ लॉन्ग पेसिफिज्म। जो इनकी लाइफ लॉन्ग इनके मतलब सामने रहा, जो इन्होंने डिस्ट्रक्शन देखा था वो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया था। फिर 1917 में वुल्फ और उनके हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ ने मिलकर होगार्थ प्रेस को स्टैब्लिश किया था। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि होगार्थ प्रेस को जो है इन्होंने कब स्टैब्लिश किया था और किसके साथ किया था। तो इन्होंने जो है अपने हस्बैंड के साथ मिलकर 1917 में होगार्थ प्रेस को क्या किया था, स्टार्ट किया था, स्टैब्लिश किया था। देन 1925 में उनका मास्टरपीस नॉवल मिसेस डॉलोवे पब्लिश हुआ, जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर का एक लैंडमार्क टेक्स्ट माना जाता है, यानी कि विच इज ऑल्सो हैविंग अ प्लेंटी ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लिटरेरी डिवाइस, जो उनकी नॉवल का एक बेस्ट पार्ट है। तो ये याद रखिएगा कि 1925 में पब्लिश हुआ था मिसेस डॉलोवे। इसकी स्टोरी कैसी है वो भी मैं कुछ वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनके इंटरनल वर्ल्ड को।
तो जो इनका इंटरनल वर्ल्ड है वो बहुत ही ट्रॉमेटिक रहा है। कैसे, चलिए देखते हैं। 1895, ठीक है, इन जब ये 13 साल की थी, मात्र 13 साल की, तब इनकी इनकी मदर जो है वो जो थी वो डाई, मतलब शी डेड, जिसकी वजह से इनके माइंड पे बहुत बड़ा उस चीज़ का अफेक्ट हुआ, उस चीज़ से ये बहुत अफेक्ट हुई। एंड 1897 से 1904 वाला जो टाइम था वो तो इनके लिए सबसे ज़्यादा ट्रोमैटिक था, जिसमें सबसे पहले इनके फादर और फिर इनकी हाफ सिस्टर की डेथ हो गई, और साथ ही साथ इसी ड्यूरेशन में इनके जो हाफ ब्रदर्स थे उन्होंने भी इन्हें सेक्सुअल अब्यूज किया। 1904 में इन्होंने खुद से जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया था बाय जंपिंग फ्रॉम अ विंडो, एक विंडो से जंप करके। और 1913 में इन्होंने ओवरडोजेस ले लिए थे 100 ग्राम्स ऑफ वेरानॉल के, जो इनका फर्स्ट नॉवल था उसको कंप्लीट करने के प्रेशर में। एंड फाइनली 1941 शी ट्राइड हर फाइनल स्टेप टू टू सुसाइड, सुसाइड करने का इन्होंने फाइनल स्टेप लिया था 1941 में। शी लॉस्ट ऑल ही सेंसेस, शी बिकम मैड, एंड उन्होंने क्या किया था, अपने आप को जो है एक रिवर ओस में डुबो लिया था, तो मतलब जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो दैट वाज द इंटरनल वर्ल्ड, ठीक है, वो बहुत ही ड्रामेटिक था। मुझे नहीं लगता किसी राइटर के टाइम पर जो है या किसी राइटर की लाइफ में ये सब कुछ भी रहा होगा, उसने इन सब चीज़ों से भी सब किया होगा। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, एक राइटर इतना अच्छा लिख रहा है, इतनी अच्छी स्टोरीज प्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद वो इन सब चीज़ों से सर्वाइव कर रहा है कि उसने अपनी खुद की जान ले ली। और एक बार भी नहीं, उन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट्स किए। और मेरे ख्याल से वर्जीनिया वुल्फ के अलावा भी हमारे पास कुछ और राइटर्स हैं जिन्होंने सेम सेम वे में जो है अपने आप को या कह सकते हैं सुसाइड अटेम्प्ट की, जिसमें सिल्विया पाथ का नाम भी आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो फेमस मॉडर्निस्ट राइटर वर्जीनिया वुल्फ और उनके हस्बैंड लियोनार्डो वुल्फ के अराउंड ये जो सर्कल है वो बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे लोग इंक्लूडेड हैं, उनकी सिस्टर और ये कुछ और लोग हैं। ये कौन कौन है इनके बारे में चलिए बात करते हैं। ये माइंड मैप हमें बताता है कि कैसे उनकी पर्सनल रिलेशनशिप शिप्स और इंटेलेक्चुअल सर्कल ने मिलकर एक इन्फ्लुएंशियल कल्चर मूवमेंट बनाया, ठीक है, जिसे ब्लूम्सबरी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ब्लूम्सबरी ग्रुप ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मूवमेंट में भी आता है, ये अलग से लिटरेरी टर्म्स में भी इंक्लूडेड है, तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का जो ये चीज़ें हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, इसने ही जो है वर्जीनिया वुल्फ की जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको भी डेवलप किया है। सबसे पहले सेंटर में आप देख सकते हैं वर्जीनिया और लियोनार्डो वुल्फ को। इनकी मैरिज कब हुई थी? 1912 में हुई थी, इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है। और ये रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप पर बेस्ड थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें हम कह सकते हैं कि इनके हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं थी। तो इनका जो मतलब रिलेशनशिप था वो बहुत स्ट्रांग था। दोनों स्ट्रांगली पेसिफिस्ट थे, यानी वॉर के अगेंस्ट थे, स्पेशली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। इन्होंने मिलकर 1917 में एक पब्लिशिंग हाउस स्टेब्लिश किया जिसका नाम था होगार्थ प्रेस, ठीक है। ये याद रखिएगा कब किया था? 1917 में। कहा जाता है कि इसी प्रेस से वर्जीनिया वुल्फ की नॉवेल्स पब्लिश हुई, और यहाँ तक कि फेमस जो साइकोएनालिस्ट हैं सिगमंड फ्राइड के वर्क भी पब्लिश किए गए। फ्राइड का नाम सुना होगा अगर अपने एजुकेशन में उनकी जो बुक्स हैं वो पढ़ी होंगी तो। अब अगर हम डायग्राम के लेफ्ट साइड पर देखें, ठीक है, तो ये देखिए वेनेसा बेल, ये नेम दिया हुआ है, इनका नाम आता है। वेनेसा बेल जो थी वो वर्जीनिया वुल्फ की एल्डर सिस्टर थी, और एक टैलेंटेड पेंटर भी थी। उन्होंने फ्राइडे क्लब नाम का एक आर्टिस्टिक डिस्कशन ग्रुप स्टार्ट किया था। तो शी वाज द को-फाउंडर ऑफ फ्राइडे क्लब दैट दे शेयर्ड आर्टिस्टिक रिबेलियन बिगिन इन द गॉर्डन स्क्वायर होम। और इन्होंने जो भी अपने आर्टिस्टिक अपने वर्क को जो शेयर किया है, उसी ने जो है गोल्डन स्क्वायर होम क्लब को जो है जन्म दिया। आगे देखते हैं। 1904 में जब स्टीफन सिबलिंग्स लंदन के गोल्डन स्क्वायर एरिया में शिफ्ट हुए थे, तब उनका घर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन और आर्टिस्टिक गैदरिंग का सेंटर बन गया था, और यहीं से ब्लूम्सबरी ग्रुप की शुरुआत भी हुई थी। ये जो पार्ट है इनका, इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से ब्लूम्सबरी ग्रुप बना। इसी नेटवर्क के थ्रू कैम्ब्रिज के कुछ इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल जो हैं वो भी सर्कल में आए, जैसे कि नाम आता है लिटॉन स्ट्रैचे और जॉन मेनार्ड केनीस का, ठीक है। इन लोगों ने ब्लूम्सबरी सर्कल में एक न्यू सर्कल इंट्रोड्यूस किया,
जिसे ओपन डिस्कशन, फ्रैंक ओपिनियन और एक और टर्म है अवांट गार्डे, ये नाम जो है इनकरेज किया गया। अवांट गार्डे एक लिटरेरी टर्म्स भी है जिसका मतलब होता है कुछ नया लेकर आना, आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग न्यू। ठीक है, अब अगर डायग्राम के दूसरे साइड पर देखें तो वहां आपको एक और इम्पोर्टेंट फिगर नजर आ रहे हैं, विटा सेक्विले वेस्ट। ये कौन है? विटा सेक्विले वेस्ट वर्जीनिया वुल्फ की जो है एक क्लोज फ्रेंड और रोमांटिक पार्टनर थी। उनका रिलेशनशिप वर्जीनिया वुल्फ की क्रिएटिविटी पर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। इनफैक्ट वुल्फ का फेमस नॉवल ऑरलैंडो जो था वो विटा सेक्विले वेस्ट से इंस्पायर हुआ था, मतलब उनसे इंस्पिरेशन लेकर ही जो है उन्होंने लिखा था। So she was the aristocrat writer and Virginia's profound romantic sexual partner who inspired Orlando. Orlando को लेकर उन्हें जो है इंस्पायर किया था। अब इस स्लाइड के जो बॉटम में आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज ब्लूम्सबरी ग्रुप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्लूम्सबरी ग्रुप। इसको ब्लूम्सबरी एथोस भी कहा जाता है। ये बेसिकली उनके जो शेयर्ड बिलीव्स थे, उनके मतलब वर्जीनिया वुल्फ के जो शेयर्ड बिलीफ थे उनको रिप्रेजेंट करता है। ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर्स विक्टोरियन सोसाइटी के रिजिड रूल्स और मॉरल रेस्ट्रिक्शंस को रिजेक्ट करते थे। वो बिलीव करते थे कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम में, आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन में और ओपन डिस्कशन ऑफ सेक्सुअलिटी में। ठीक है ना, तो ये क्वालिटीज थी अबाउट ब्लूम्सबरी की। आप ये याद कर लीजिए, फिर से मैं बता देती हूँ आपको what Bloomsbury is about. They were total rejection of जो विक्टोरियन एरा का जितने भी रिजिड रूल्स थे उनके अगेंस्ट थे। ये बिल्कुल जो विक्टोरियन सोसाइटी की स्ट्रिक्टनेस थी उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ चीज़ों को सपोर्ट करते थे जिसमें इंटेलेक्चुअल फ्रीडम आती है, जिसमें अवांट गार्डे आता है, एथिसिस्ट आता है एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन आता है और ओपन डिस्कशन ऑफ सेक्सुअलिटी में ये लोग बिलीव करते थे। इसी वजह से ब्लूम्सबरी ग्रुप को एक प्रोग्रेसिव और अवांट-गार्डिक कल्चर मूवमेंट माना जाता है। तो ओवरऑल ये माइंड मैप जो है हमें ये समझाता है कि वर्जीनिया वुल्फ की क्रिएटिविटी सिर्फ उनकी इंडिविजुअल टैलेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि आस-पास के इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और जितने भी कल्चर एनवायरनमेंट है उनकी थिंकिंग को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। मतलब उनकी थिंकिंग से इनकी थिंकिंग जो है वो चेंज हुई है। होता है, हम लोग हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि एनवायरनमेंट का हम पर बहुत फर्क पड़ता है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो हम भी पॉजिटिव रहते हैं, अगर मोस्ट ऑफ द थिंग नेगेटिव है तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो इनके एनवायरनमेंट ने इन्हें बहुत अफेक्ट किया। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये वाली स्लाइड कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनके वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिसमें आता है अ रूम्स ऑफ वंस ओन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल स्पेस। और जैसे कि मैंने बताया इनकी इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट द होगार्ट प्रेस, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग कंट्रोल। अब ये दो क्या कॉन्सेप्ट है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपस में कनेक्टेड है। इस स्लाइड में जो है कनेक्शन दिखाया है रूम्स ऑफ वंस ओन का और होगार्ट प्रेस का, जो कि शो करता है अचीव्ड क्रिएटिव फ्रीडम एज अ वुमेन राइटर, कि उन्होंने क्या मतलब अचीव किया, कैसे मतलब एक क्रिएटिव फ्रीडम एज अ वुमेन राइटर के रूप में जो है उन्होंने अचीव की। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे, अ रूम ऑफ वंस ओन प्रेजेंटेड वो फेमस आइडिया। ठीक है, ये जो अ रूम ऑफ वंस ओन है ये वर्जीनिया के फेमस आइडिया दैट अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड प्राइवेट स्पेस टू राइट फिक्शन, इसको रिवील करता है। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट गिवन है, अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ ओन इफ शी इज टू राइट फिक्शन। और हिस्टोरिकली वुमेन लैक्ड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल स्पेस सो दैट दे कुड नॉट फुली डेवलप देयर क्रिएटिव। मतलब कि जो वुमेन्स थी उस टाइम की, एप्लीकेशन क्या था इस नॉवल का फर्क पड़ा था इनके ब्लूम्सबरी ग्रुप को। एंड लेटर जो है बाद में जितने भी मॉन्क्स थे, हाउस इन ससेक्स थे, प्रोवाइड द फिजिकल escape फ्रॉम सोसाइटल एक्सपेंशन रिक्वायर्ड फॉर द न्यू लिटरेरी वॉइस। तो ये इन्होंने भी जो है सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशन है उसको जो है डेवलप किया था कि हमारे पास हमारा खुद का रूम होना चाहिए जहाँ पे हम अपने फिक्शन को लिख पाए। क्या आइडिया था बिहाइंड इट, लेट मी टेल यू।
देखिए इनके जो ये जो वर्क है इनका रूम्स ऑफ वन सोल और जितने भी इनके वर्क्स हैं वो फेमिनिज्म को भी जो है सपोर्ट करते हैं। वुल्फ के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में वुमेन को ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती थी और ना ही पर्सनल स्पेस, इसलिए उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती थी। लेटर लाइफ में जब वुल्फ जो है वो मॉन्क्स हाउस गई, ठीक है, तो मॉन्क्स हाउस में शिफ्ट हुई। मॉन्क्स हाउस में इट इज मेंशन हाउस ऑफ ससेक्स में जब वो शिफ्ट हुई तो वहां उन्हें एक क्वाइट और पर्सनल राइटिंग स्पेस मिला जहां वो फ्रीली लिख सकती थी। ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट जो है पूरी हुई, लिटरेरी वॉइस उनकी जो है आगे तक पहुंच पाई। एट द राइट साइड यू कैन सी द हुगार्ट प्रेस का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि मैं बार बार बता रही हूँ 1917। ठीक है, 1917। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कैसे कनेक्टेड है वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल के साथ? तो ये जो है उनके हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ ने स्टार्ट किया था। इस प्रेस की वजह से उन्हें अपनी राइटिंग पब्लिश करने के लिए ट्रेडिशनल पब्लिशर्स और मतलब जितने भी अलग लोग हैं उन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ा। उनकी कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम है वो उन्हें मिल गई। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि एक राइटर को पहले प्रिंटिंग प्रेस पर जाके अपने वर्क को जो है ऑथराइज करवाना होता है, चेक करवाना होता है, उसके बाद कुछ जो प्रिंटिंग प्रेस हैं वो उसको अप्रूव करती हैं, कुछ मना कर देती है प्रिंट करने के लिए। तो ऐसा कुछ वर्जीनिया वुल्फ के साथ नहीं हुआ बिकॉज उन्होंने, उनके हस्बैंड ने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ओपन की थी, जिसकी वजह से उनके जितने भी नॉवेल्स थे उनको पब्लिश होने में कोई डिफिकल्टी नहीं आई। तो इस तरह उन्हें जो है कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम मिल गई और वो अपने एक्सपेरिमेंटल मॉडर्निस्ट वर्क बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के पब्लिश करा सकती थी। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आपको कि 1917 में जो है उनके हस्बैंड ने वर्जीनिया वुल्फ के साथ ये प्रेस जो है स्टार्ट की। और एप्लीकेशन क्या था कि अलाउड टोटल क्रिएटिव फ्रीडम, उनको बहुत बिल्कुल कंप्लीट फ्रीडम मिल गई थी कि अपने जितने भी वर्क है उन्हें उन्होंने प्रिंट करवा लिया। तो ये अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है, मेल मेडिसिन वर्सेस द माइंड। तो इसमें जो है वर्जीनिया वुल्फ की मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स और उस टाइम की मेडिसिन ट्रीटमेंट को कंपेयर करके दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं मेल मेडिसिन वर्सेस द माइंड, ये कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली अर्ली 20th सेंचुरी में डॉक्टर्स मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए रेस्ट क्योर नाम के ट्रीटमेंट का यूज करते थे। रेस्ट क्योर, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, रेस्ट क्योर रेजिमेन का यूज करते थे। अ, तो वुल्फ के डॉक्टर जो थे जॉर्ज सेविज, डॉक्टर जॉर्ज सिविज भी इस अप्रोच को फॉलो करते थे। इस ट्रीटमेंट में पेशेंट को सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया जाता है, रीडिंग और राइटिंग से मना कर दिया जाता है और उन्हें बेड रेस्ट और हेवी डाइट दी जाती है। तो डॉक्टर्स का मानना है कि बॉडी को रेस्ट देना या माइंड से भी ठीक, मतलब बॉडी को रेस्ट देने से माइंड भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वुल्फ के लिए ये एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपीरियंस बहुत अप्रेसिव और पेनफुल था। मतलब पार्शियल और टोटल आइसोलेशन चाहिए थी इसमें, डिप्रीवेशन ऑफ लिटरेचर राइटिंग, कुछ भी नहीं टच करना है, कुछ नहीं लिखना है, फोर्स फीडिंग चाहिए थी, अच्छी सी डाइट चाहिए थी, हैवी डाइट एंड बेड रेस्ट एंड डार्क रूम, मतलब कि एक अकेला आइसोलेटेड रूम जिसमें कोई भी ना है। तो ऐसा उन्हें जो है बोला गया था, जिसकी वजह से वो बहुत अप्रेसिव हो गई थी, बहुत पेनफुल फील किया था उन्होंने। द लावा ऑफ मैडनेस, व्हाट इज दिस? लावा ऑफ मैडनेस का मेटाफर दिया गया है यहाँ पे कि वुल्फ के अकॉर्डिंग डॉक्टर उनकी मेंटल कंडीशन को समझ नहीं पाते। उन्होंने अपने जो ब्रेकडाउन को बताया है कि वो इलनेस नहीं है बल्कि क्रिएटिव फोर्स है। ठीक है, और जो भी उनका जो ये मेंटल ट्रॉमा था उन्होंने उसको क्रिएटिवली यूज किया और क्रिएटिव रूप में देखा भी। उन्होंने लिखा था कि मैडनेस एक वॉल्केनिक लावा की तरह है जो अंदर से पावरफुल आइडियाज और इमोशंस को बाहर निकालता है। ये लाइन तो याद कर ही लीजिएगा आप, द लावा ऑफ मैडनेस। ठीक है, जिसको इन्होंने वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है कि हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो एक लावा की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो वो लावा जो है, हर मैडनेस शी फाउंड अ शेप फाइनल आइडियाज फॉर हर नॉवेल्स, और इस लावा की हेल्प से ही जो है लावा ऑफ मैडनेस से बोला है वर्जीनिया वुल्फ ने, उसी से उन्होंने अपने फाइनल नॉवेल्स को जो है लिखा है। और इसी इंटेंस एक्सपीरियंस से उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, जितनी भी उन्होंने वर्क लिखे हैं, सभी में मैं तो अपनी बात करूंगी, डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट आती है। इसी वजह से वुल्फ के जो नॉवेल्स हैं जैसे मिसेस डॉलोवे ह्यूमन माइंड के इनर एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, द लिटरेरी रेबेलियन। इसमें दो चीजें हैं, ट्रेडिशनल विक्टोरियन लिटरेचर
एंड वुल्फ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। तो यहाँ थोड़ा कंपैरिजन दिखाया है मैंने, आप दोनों में कंपैरिजन देख लो कि नैरेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट मैटर में क्या है, और द नैरेटर इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें जो है वर्जीनिया वुल्फ की लिटरेरी रेबेलियन को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल विक्टोरियन नॉवल के स्टाइल को चैलेंज किया है और एक नया मॉडर्निस्ट अप्रोच इंट्रोड्यूस किया है। आपको पता ही होगा जितने भी राइटर्स हैं जिनकी वजह से एरा चेंज हुई है, एक्चुअली उन्होंने जो है उस एरा की जितनी भी जो भी ट्रेडिशन है, जो स्टाइल है, उस सबको चैलेंज किया होता है। अगर आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि वर्ड्सवर्थ ने भी जो प्रीवियस लिटरेरी जो भी कल्चर था उसको चैलेंज करके जो है रोमांटिक मूवमेंट को स्टार्ट किया था, अपना उन्होंने लिरिकल बैलेट लिखा। सिमिलरली जितने अदर राइटर हैं, जैसे कि अगर आप और पहले चले जाएं तो शेक्सपियर हैं, जिन्होंने जो प्रीवियस टर्म था, प्रीवियस एरा था, चौसर का एरा, उसको चैलेंज करके जो है एलिजाबेथन पीरियड को लेकर आया। ऐसे ही बहुत सारे हैं, बेन जॉनसन है, उसके अलावा जो है आपके ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पोप है। तो इन सब की वजह से जो है एरा पूरी चेंज हुई है, और चेंज करने का जो रीजन बिहाइंड इट क्या है, उन्होंने चैलेंज किया है प्रीवियस कल्चर को, प्रीवियस जो भी उनका फॉर्म ऑफ राइटिंग था उसको चैलेंज किया। सेम विद द वर्जीनिया, यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ ने भी क्या किया है, उन्होंने विक्टोरियन एरा के जितने भी नॉवेल्स थे उनके स्टाइल को चैलेंज किया है और मॉडर्निस्ट अप्रोच इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले अगर हम नैरेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो विक्टोरियन लिटरेचर में स्टोरीज जनरली लीनियर और क्रोनोलॉजिकल होती है, ठीक है, एंड प्लॉट्स आर ड्राइवन बाय एक्सटर्नल इवेंट्स एंड नीड रेजोल्यूशन। जहाँ जो इवेंट्स होते हैं एक फिक्स ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक ही पैटर्न पर जो है आगे बढ़ते हैं और एंड में क्लियर रेजोल्यूशन मिलता है। लेकिन वुल्फ के मॉडर्निस्ट नॉवेल्स में टाइम फ्रेगमेंटेड और नॉन लीनियर चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंटेड टाइमलाइंस एंड ड्राइवन बाय इंटरनल एसोसिएशन। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी अपनी जो टाइमलाइन है उसको फ्रेगमेंट में तोड़ दिया है। डायरेक्ट ऐसा नहीं हो रहा है कि शुरुआत में से चीजें चल रही हैं और लास्ट में जाके एंड में वो चीजें सॉल्व हो जा रही हैं, जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं, ठीक है, बिगिनिंग में बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं प्रोटोगनिस्ट, और लास्ट में जाके चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसा उन्होंने नहीं दिखाया। कैरेक्टर्स के थॉट, मेमोरीज और फीलिंग्स के थ्रू नैरेटिव मूव करता है। इसके बाद एग्जाम्पल उनका जो फेमस नॉवेल है मिसेस डॉलरवे, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये था इनके बारे में। मिसेस डॉलरवे एक्चुअली इनका जो है जिसमें पूरी स्टोरी एक ही दिन में सेट है, लेकिन कैरेक्टर के माइंड पास्ट और प्रेजेंट के बीच में मूव करता रहता है। कैरेक्टर का जो माइंड है वो पहले अपने प्रेजेंट में होती है और ऑल ऑफ अ सडन वो पास्ट में चली जाती है अपने थॉट्स में जो है, उसके बाद वापस से स्टोरी वही रिवॉल्व करती है और पूरे एक दिन में उन्होंने पूरी स्टोरी दिखाती है। तो ये कुछ चैलेंज था विक्टोरियन एरा के नॉवेल्स को। अब अगर सब्जेक्ट मैटर की बात करें, ठीक है, ये तो नैरेटिव स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो विक्टोरियन राइटर ज्यादा और बिग सोशल इवेंट जैसे कि हिस्टोरिकल चेंजेस और मॉरल इश्यूज पर फोकस करते हैं, ठीक है। जो ग्रैंड हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं या जो सोसाइटल माइलस्टोन्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज हैं उन पर फोकस करते हैं। लेकिन वुल्फ ने अपनी राइटिंग में ऑर्डिनरी डेली जो मोमेंट्स हैं उनको इम्पोर्टेंस दी है, जैसे वॉक करना, फ्लावर्स खरीदना या किसी पार्टी की प्रिपरेशन करना। उनके लिए छोटे मोमेंट्स जो हैं वो डीप इमोशनल और साइकोलॉजिकल मीनिंग रखते हैं, ठीक है। तो इंटेंस लिरिसिज्म ऑफ ऑर्डिनरी, बैनल माइक्रो मूवमेंट्स लाइक बाइंग फ्लावर्स, तो इसको बोलते हैं बैनल माइक्रो मूवमेंट, छोटे छोटे मूवमेंट जैसे कि फ्लावर खरीदना या फिर पार्टी की प्रिपरेशन करना। तो ये सब चीजें जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और फाइनली जो है द नैरेटर, नैरेटर के रिप्रेजेंटेटिव में मतलब पर्सपेक्टिव में भी एक मेजर चेंज आता है। विक्टोरियन नॉवेल्स में नैरेटर को ओमनीसिएंट अथॉरिटी मिलती है, ओमनीसिएंट, मोरलाइजिंग, ऑब्जर्वर पासिंग जजमेंट ऑन कैरेक्टर्स, ठीक है। ये क्वालिटीज जो है वो विक्टोरियन एरा की है, जिसमें कैरेक्टर को जज जो है उसकी ओमनीसिएंट अथॉरिटी पर किया जाता है और स्टोरी को कंट्रोल करता है और हमारा नैरेटर। वुल्फ के नॉवल में जो है नैरेटर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करता है, जहां रीडर जो है क्या करता है, डायरेक्टली कैरेक्टर्स के थॉट एंड इमोशंस के अंदर एंटर कर जाता है।
तो ओवरऑल ये स्लाइड ये दिखा रही है कि वर्जीनिया वुल्फ ने ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को ब्रेक करके एक साइकोलॉजिकल और मॉडर्न स्टाइल क्रिएट किया है, जिसमें ह्यूमन माइंड, मेमोरीज और एवरीडे एक्सपीरियंस को सेंटर में रखा गया है। और इसी वजह से उन्हें मॉडर्निस्ट लिटरेचर की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर में से एक माना जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ भी प्रॉब्लम लगे आपको तो प्लीज कॉमेंट बिलो, आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्लाइड इज आर्किटेक्चर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए इसे, क्योंकि यही वर्जीनिया वुल्फ का मेन कॉन्सेप्ट है। राइटर पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिनका जितना उनका कॉन्सेप्ट, उनके उनकी जो स्टाइल है, उनका वे ऑफ राइटिंग है, वो पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है इस स्लाइड में क्या हुआ है, इसमें वर्जीनिया वुल्फ के स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को जो है आइसबर्ग, फ्राइड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था आइसबर्ग का, जिसमें देख रहे हैं आप ये इतनी आइस ऊपर दिख रही है, अंडर दैट ओशन कितनी आइस है, कितना बड़ा साइज है ये। तो ये आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट जो फ्राइड ने दिया है उसके थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, मतलब मेटाफर, एज अ मेटाफर यूज किया गया है। तो आप को बता दूं मैं, आइसबर्ग की तरह हमें माइंड, जो ह्यूमन माइंड है उसका सिर्फ छोटा सा पार्ट सरफेस पर होता है और विजिबल होता है कि इतना ही माइंड है, इतना ही दिखता है, और जो बड़ा हिस्सा होता है वो वाटर के नीचे हिडन होता है। इसी तरह वुल्फ के नैरेटिव भी दो लेवल्स के होते हैं। पहले होते हैं वाटर लाइन के ऊपर, दिस वन, और दूसरे होते हैं वाटर लाइन के नीचे। ठीक है, वाटर लाइन के ऊपर जो पार्ट है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को शो करता है, जैसे कैरेक्टर्स के डायलॉग, फिजिकल एक्शन, सेंसरी एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जांपल जो क्लैरिसा थी, क्लैरिसा का लंदन में वॉक करना या बिग बेन की साउंड को सुनना, वो जो है वो एक्सटर्नल में आ जाता है, जो बाहर से हमें विजिबल हो रहा है। ठीक है, जो स्पोकन डायलॉग्स हैं, जो फिजिकल एक्शंस हैं, जो सेंसरी ट्रिगर्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो ये आउटर लाइन में आते हैं, वाटर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो बता दूं मैं, डायलॉग्स, फिजिकल एक्शन जैसे कि क्लैरिसा का वॉक करना थ्रू लंदन स्ट्रीट, और लंदन स्ट्रीट और फ्लाश बाय करना। उसके अलावा सेंसरी ट्रिगर्स लाइक बिग बेन का स्ट्राइकिंग आर, एक कार का जो बैक फायरिंग है वो, एक एयरप्लेन और राइटिंग इन द स्काई उसकी आवाज। तो ये सारी चीजें जो है वो बाहरी, जो वाटर लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है वो दिखाता है। नेक्स्ट क्या है, लेकिन जो ये बड़ा वाटर लाइन है, इसके हिसाब से जो माइंड का डीपर लेयर है उसको रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेवल्स हैं, लेवल 1 में क्या है देखें, लेवल 1 जो है दिखाता है कॉन्टिन्यूस फ्लो को और इमीडिएट फीलिंग्स को हमारी। लेवल 2 दिखाता है डीप बरीड एंजाइटी। लेवल 1 में बता दूं पहले क्या है, कॉन्टिन्यूस फीलिंग, मतलब हम जो है, हमारे मन में अचानक से कुछ ना कुछ आता रहता है, छोटी छोटी बातें जो है हम कभी इधर टर्न करते हैं और फिर नेक्स्ट हम कहीं और टर्न कर लेते हैं। फिर लेवल 2 में क्या आ जाता है, डीपर बरीड, यानी कि बहुत टाइम से हमारे माइंड में, हमारे अनकॉन्शियस में जो चीजें दबी होती हैं, ठीक है, और रिगार्डिंग हमारा स्टेटस या हमारी मोरालिटी को लेकर, तो वो चीजें जो है वो हमारे ये इस वाले पार्ट में आती हैं। और लेवल 3 क्या है, स्पॉन्टेनियस मेमोरीज स्पैनिंग डिकेड्स, जैसे कि क्लैरिसा एग्जाम्पल बताइए, क्लैरिसा इंस्टेंटली रिकॉलिंग अ समर एट बर्टन 30 इयर्स एगो स्पाइक्ड बाय द मॉर्निंग एयर। मॉर्निंग एयर की वजह से वो तुरंत जो है क्या करती है, 30 इयर्स पीछे चली जाती है और फिर उस मेमोरीज को याद करती है कि उसकी क्या मेमोरी थी बर्टन के साथ when she was in I think in college। ठीक है, तो दिस पार्ट इज कम अंडर दिस बिग पार्ट, जो अंडर जो वाटर लाइन है उसके नीचे वाला पार्ट है, जिसमें ये चीजें जो है एग्जिस्ट करती हैं, 3 लेवल्स। तो ओवरऑल ये डायग्राम ये दिखाता है कि वुल्फ के नॉवेल्स में जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं वो सरफेस पर होते हैं, जबकि जो स्टोरी कैरेक्टर्स होते हैं, स्टोरी कैरेक्टर्स के जो इनर थॉट्स होते हैं, उनकी मेमोरीज होती है, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस होते हैं, वो सारे अनफोल्ड वाटर लाइन के नीचे वाले पार्ट होते हैं। तो दिस वाज द आर्किटेक्चर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल रिवाइज कर लेते हैं। आउटर पार्ट, वाटर लाइन के ऊपर का पार्ट, विच इज हैविंग डायलॉग्स, फिजिकल एक्शंस और सेंसरी ट्रिगर्स। वाटर लाइन के नीचे का पार्ट, लेवल 1 कॉन्टिन्यूस फ्लो, डीप बरीड एंजाइटी जो अनकॉन्शियस में चली जाती है, एंड देन स्पॉन्टेनियस मेमोरीज। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग ऑल अबाउट दिस स्लाइड। अब आगे चलते हैं हम।
मॉर्निंग मिड जून 1923। और मतलब इसमें जून का मॉर्निंग, मिड डे, आफ्टरनून एंड देन इवनिंग विल डिस्कस है। अब इस स्लाइड में हम इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट जिस नॉवल के बारे में बात कर रहे हैं, मिसेस डॉलोवे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टोरी जो है मैं आपको दूसरी वीडियो में क्लियर करूंगी। बस यहाँ पे बस कैरेक्टर के बारे में समझ लेते हैं और जो भी थीम रहा है डिफाइंड और कॉन्सेप्ट क्या रहा है उसको समझ लेते हैं। तो ये मिसेस डॉलोवे की वन डे टाइमलाइन है। वन डे टाइमलाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। ये नॉवल वर्जीनिया वुल्फ का फेमस मॉडर्निस्ट वर्क है जिसमें पूरी स्टोरी लंदन में एक ही दिन की है, विच इज जून, मिड जून 1923। याद कर लीजिए, मिड जून 1923 की स्टोरी है। और डे कौन सा है? डे इज वेंसडे। ठीक है, वेंसडे। डे याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि किस दिन की बात हो रही है। और ईयर भी पूछ सकते हैं, 1923 याद रखिएगा, मिड मिड जून 1923 वेंसडे पर अनफोल्ड होती है। डायग्राम के सेंटर में आप देख रहे हैं कि एक क्लॉक है। आई तो फाउंड दिस क्लॉक इज वेरी ब्यूटीफुल। नो, रोमन नंबर में क्लॉक गिवन है। सेंटर में एक क्लॉक दिया गया है जो टाइम की इंपॉर्टेंस को शो करता है। नॉवल में बिग बैन की जो चाइम्स बार बार आती है, जो एक्सटर्नल क्लॉक्स टाइम को रिप्रेजेंट करती है, जबकि कैरेक्टर्स के जो माइंड है, उनके माइंड में जो मेमोरीज और थॉट्स हैं, वो साइकोलॉजिकल टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सुन रहे हैं ये बिग बैन को, इनका इसका जो चाइम, जो आवाज आ रही है इसकी, और हम मतलब जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर साइकोलॉजिकल टाइम में जो है ट्रैवल कर रहा है। तो मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में क्या हुआ था? मॉर्निंग में क्लैरिसा जो है डॉलोवे, क्लैरिसा डॉलोवे जो है लंदन में फ्लावर खरीद रही थी, खरीदने जाती है और अपने पास मेमोरीज को रिकॉल करती है। इसी वक्त दूसरी साइड पर जो ट्रॉमेटाइज कैरेक्टर है सेप्टिमस, ठीक है, सेप्टिमस अपनी वाइफ लुक्रेजिया के साथ जो रीजेंट्स पार्क है वहां बैठा होता है और हेल्यूसिनेशन जो है उसको एक्सपीरियंस करता है। मिड डे में जो है क्या होता है, क्लैरिसा के घर पर एक पीटर वॉल्श विजिट करता है और उनके पास रिलेशनशिप की मेमोरीज वापस आ जाती है। दूसरी तरफ जो है सर विलियम ब्रैडशॉ है, डॉक्टर होम्स सेप्टिमस को मेंटल इंस्टीट्यूशन भेजने का डॉक्टर से डिसीजन लेते हैं। और आफ्टरनून में क्या होता है, जो डिस्पेयर की वजह है, सेप्टिमस सेप्टिमस सुसाइड कर लेता है। मतलब जो डॉक्टर जैसे उसको बोलता है कि इनको जो है मेंटल इलनेस है, इनको जो हेलुसिनेशन हो रहे हैं उसकी वजह से इनकी डेथ भी हो सकती है, और लुक्रेजिया को वो उसे एडमिट कराने के लिए बोलते हैं। तो सेप्टिमस विंडो से कूदकर अपनी जान ले लेता है। और इवनिंग में क्या होता है, क्लैरिसा अपनी ग्रैंड पार्टी होस्ट करती है। वहीं पर उससे सेप्टिमस की डेथ की न्यूज मिलती है, जो उसे लाइफ और मोर्टेलिटी के बारे में डीप इंटेलेक्ट करने पर मजबूर करती है। वो बहुत ही सैड हो जाती है, वो पार्टी जो है एंजॉय भी नहीं कर पाती, उसके माइंड में वही चीजें जो है ट्रैवल करती रहती है। तो ओवरऑल ये डायग्राम दिखाता है कि मिसेस डॉलोवे में एक सिंपल से दिन भी जो है वो उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल की वजह से मेमोरीज, इमोशंस, साइकोलॉजिकल डेप्थ सब कुछ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो दिस वाज द स्टोरी ऑल अबाउट मिसेस डॉलोवे। आगे देखते हैं, साइकोलॉजिकल मैप ऑफ लंदन। तो चलिए थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं मिसेस डॉलोवे के बारे में। उनके कैरेक्टर्स को साइकोलॉजिकल मैप के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ये मैप बेसिकली वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल में सोसाइटी और ह्यूमन साइकोलॉजी के रिलेशनशिप को शो करता है। तो देखिए, आप इस डायग्राम में दो एक्सेस है। पहला है कंफर्मिटी टू सोसाइटी। ठीक है, दो एक्सेस में आपको दिखा दूं, ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। तो फर्स्ट वाला है कंफर्मिटी टू सोसाइटी, दैट मीन्स लो टू हाई। अनदर इज इंटरनल साइकोलॉजिकल टर्मोइल विच इज लो टू हाई। ठीक है, वो दिखाया गया है दोनों को ही। तो यानी यानी इनके जो माइंड है उनके अंदर कितना इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है या डिस्टर्बेंस है, उस चीज को ही दिखाया गया है। तो टॉप साइड में आप देखिए, वो कैरेक्टर हैं जो सोसाइटी में हाईली कन्फर्म करते हैं और रिलेटिविटी स्टेबल रखते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो दिखाते हैं कि स्टेबिलिटी है। जैसे क्लैरिसा डॉलोवे जो एक परफेक्ट हाई सोसाइटी होस्टेस है, लेकिन अंदर से वो एजिंग और पास्ट चॉइस को लेकर जो है एनेक्सियस रहती है, परेशान रहती है पूरा टाइम। और इसी ग्रुप में आते हैं कौन, रिचर्ड डॉलोवे। अब आपको याद होगा रिचर्ड डॉलोवे कौन है, ये हैं
क्लैरिसा डॉलोवे के हस्बैंड। ठीक है, उसके अलावा ह्यू विटबिट भी आते हैं, लेडी ब्रूटन भी आती है, तो ये लोग भी जो है इसमें आते हैं, विच इज प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ ब्रिटिश एलीट। जो मिसेस डॉलोवे हैं उनके हस्बैंड जो है वो एक्चुअली एमपी है एक पार्टी के, और उस पार्टी में ह्यू विटबिट और लेडी ब्रूटन भी आते हैं, तो ये लोग भी जो है प्रिटेंड करते हैं टू बी स्टेबल, कि हम बहुत स्टेबल हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल ब्रिटिश सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं ये तीनों ही। बॉटम साइड में अगर आप देखें तो वो करेक्टर हैं जो सोसाइटी से डिसकनेक्टेड हैं और ज्यादा साइकोलॉजिकल टर्मोइल एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, जिसमें आते हैं सेप्टिमस। ठीक है, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ट्रॉमा से सफर करते हैं। मैं बता दूंगी आपको बाद में स्टोरी में कि ये एक्चुअली इनको हेलुसिनेशन किस चीज के होते हैं, इनके फ्रेंड को लेकर इन्हें हेलुसिनेशन होते हैं, और ये ट्रॉमा में है क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इन्होंने बहुत सफर किया है। इसी ग्रुप में आते हैं पीटर वॉल्श, इसी ग्रुप में आते हैं सेम पीटर वॉल्श और मिस किलमैन, जो सोसाइटी से एलिनेटेड फील करते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि सोसाइटी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। जिसमें पीटर वॉल्श जो है वो फील करते हैं, जो कि एक पोएट है इस नॉवेल में, और फील करते हैं स्टिल ऑब्सेशन ओवर क्लैरिसा रिजेक्टेड डिकेड्स लेटर। जब क्लैरिसा अपने कॉलेज टाइम पर थी और पीटर वॉल्श ने उन्हें प्रपोज किया था, तो क्लैरिसा ने जो है मनी को चूज किया था, यानी कि उन्होंने जो है रिचर्ड डॉलोवे से शादी कर ली थी अपने अच्छे स्टेटस के लिए। तो उस चीज के रिजेक्शन से जो है ये सफर कर रहे हैं, उस ड्रामा से। तो ओवरऑल ये साइकोलॉजिकल मैप जो है वो दिखाता है कि नॉवल में करेक्टर सोसाइटी के डिफरेंट पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग आउटवर्डली स्टेबल और कन्फर्मिस्ट हैं, जबकि कुछ कैरेक्टर जो है इनर कॉन्फ्लिक्ट और एलिनेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। क्लैरिसा खुद जो है इधर सफर सफर कर रही है। मिसेस किलमैन जो है एलिजाबेथ बिटर अनअट्रैक्टिव हिस्ट्री टीचर थी, वो भी जो है ओपनली रेजिस्ट करती है क्लैरिसा के वर्ल्ड को। फिर ये तो बहुत ही पुअर कैरेक्टर लगा मुझे, सेप्टिमस वॉरेन, जिसने विंडो से कूद कर अपनी जान ले ली थी और जो ट्रॉमा से सफर कर रहा था। दिस वाज द मैप ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ मिसेस डॉलोवे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लैरिसा द प्राइस ऑफ प्रपोर्शन। यहाँ पे क्लैरिसा डॉलोवे का कैरेक्टर जो है कॉम्प्रोमाइज और सोशल बैलेंस का सिंबल है, ये दिखाया गया है। यंग एज में क्लैरिसा एक पैशनेट और इंडिपेंडेंस पर्सनालिटी थी, लेकिन इवेंचुअली उन्हें जो है सेफ मैरिज चूज करनी पड़ी, और सेफ मैरिज के लिए उन्होंने क्या किया, रिचर्ड डॉलोवेस के साथ शादी कर ली। इस डिसीजन ने उनके सोशल स्टेबिलिटी तो दी, लेकिन कुछ पर्सनल डिजायर्स को उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है क्लैरिसा के इनर रिफ्लेक्शन में बार बार अपीयर होता है, जिसको देखिए यहाँ पे दो तरीके से शो किया गया। द पास्ट, कि उनके पास पास्ट में क्या था, द किस विच शी हैड विद जो है सेप्टिमस, एंड द प्रेजेंट, द कॉम्प्रोमाइज शी इज फेसिंग, द रिजेक्शन, कैसे उन्होंने जो है रिफ्यूज कर दिया था मैरिज प्रपोजल ऑफ पीटर वॉल्श का, और द फिकेड, कि नाउ 50 साल के बाद भी जो है वो परफेक्ट हॉस्टेस जो है बनने का प्रिटेंड कर रही हैं, फ्लावर्स अरेंज कर रही हैं, गैदरिंग द एलीट को जो है जो बुला रही है। तो दैट वाज अ वेरी पिटी फीलिंग दैट क्लैरिसा हैड बाय हरसेल्फ, कि उसको जो है मतलब कितना ये जो प्रेशर है वो फेस करना पड़ रहा है प्रेजेंट डे लंदन 1923 का, और जो 30 इयर्स बिफोर जब उन्होंने फील किया था द किस एंड द रिजेक्शन ऑफ पीटर वॉल्श। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेप्टिमस द वॉइस ऑफ द क्रस्ट। बहुत टाइम ना लेके मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ यहाँ पे कि सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ एक ट्रैजिक कैरेक्टर दिखाया है, और अट्रैक्शन है उसका नॉवल की तरफ, मतलब नॉवल में सेंट्रल में भी आ रहा है कि वो पहले एक एस्पायरिंग पोएट था जो विलियम शेक्सपियर को एडमायर करता था। ठीक है, हु लव्ड शेक्सपियर। और लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ कि उसके जो हॉरोज है उसे वो देखने के बाद उसकी मेंटल स्टेट कोलैप्स हो जाती है। जितने भी डिस्ट्रक्शन हुआ है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, कितने लोग मरे हैं, जिसमें उनका एक फ्रेंड जो था वो भी मरा है, ब्रेडशॉ, तो उसकी वजह से जो है वो सीरियस इलनेस में या सीरियस ट्रॉमा में जो है चला जाता है, उसको हेलुसिनेशन और ट्रामा फील होता है। सेप्टिमस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वॉर के साइकोलॉजिकल डैमेज को, कि वॉर के एक्चुअली वॉर तो फिनिश हो गई थी,
लेकिन उसका जो इफेक्ट था वो खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्रिएटर वर्सेस द क्रिएशन। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में ऐड किया है कि वर्जीनिया वुल्फ का कनेक्शन कैरेक्टर्स के साथ कैसे। ये इंपॉर्टेंट जानना है कि वर्जीनिया वुल्फ का इनके कैरेक्टर्स के साथ क्या कनेक्शन है, स्पेशली मेंटल हेल्थ। तो वर्जीनिया वुल्फ में भी जो है बाइपोलर डिसऑर्डर, मल्टीपल ब्रेकडाउन, ऑडिटरी हॉलुसिनेशन की प्रॉब्लम थी। और मिसेस डॉलरवे जो है, शी वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम डीप डिप्रेशन, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी रिगार्डिंग एजिंग, एज को लेकर उन्हें बहुत एंजाइटी थी। और जो एक कैरेक्टर है स्मिथ, सेप्टिमस स्मिथ, ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम सीवियर पीटीएसडी और विविड ऑडिटरी एंड विजुअल हॉलुसिनेशन, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ को थे। तो इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट वाज कनेक्टेड टू वर्जीनिया वुल्फ समहाउ। आगे देखिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स में क्या था कि डिस्टेड मैडनेस रेस्ट क्योर, जो वर्जीनिया वुल्फ को मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, डॉक्टर सीवीज ने बोला था कि उनको कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाना है, आइसोलेट हो जाना है। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि व्यू साइकेट्रिस्ट सर विलियम ब्रडशा, जो अब सिक्योरली एविल फोर्स माने हैं उन्होंने उसमें, जो कि क्लैरिसा को यही सेम एडवाइस देते हैं जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ को मिली थी। एंड ऑल्सो हॉन्डेड टू डेथ बाय डॉक्टर होम्स एंड सर विलियम ब्रडशा, कि ब्रडशा ने कैसे जो है सेप्टिमस स्मिथ को एडमिट कराने के लिए बोला और कैसे उसने जो है अपने आप को मार लिया, सुसाइड कर ली। देन सेक्सुअलिटी एंड रोमांसेस, उनकी भी जो मैरिड लाइफ थी, वर्जीनिया वुल्फ की जो मैरिड लाइफ थी, मैरिड सेफ थी, रिलायबल थी लियोनार्डो के साथ, डीप लव विद विटा सेक्विले वेस्ट, लेकिन उनका डीप लव जो था वो विटा सेक्विले वेस्ट के साथ था। दैट मींस शी वाज आल्सो नॉट हैप्पी विद हिज हस्बैंड। Similar to Clarissa, she was also married, safe life, reliable Richard, but profoundly she was loved with Sally Seton. इनकी भी जो है, she was, you can say, the girlfriend. And Septimus Smith, उनकी शादी लुक्रेजिया से हुई, haunted by an intense unspoken bond with Evans, और उनका भी जो है इवांस के साथ कनेक्शन। तो ये कैरेक्टर्स कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड है। रिलेशनशिप टू डेथ, वर्जीनिया वुल्फ कॉन्स्टेंटली फेल्ट इट्स पुल, कि मतलब उन्हें अंदर से लगता था कि उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहिए। क्लैरिसा यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो शी वाज फियर टू डेथ, मरने से डरती थी, बट शी वाज फैसिनेटेड बाय इट, कि उसको भी ऐसा कभी करना था उसकी प्रॉब्लम्स को लेके स्ट्रीम ऑफ। लेकिन सेप्टिमस embraces सुसाइड एज एन एक्ट ऑफ डिफरेंस टू प्रोटेक्ट हिज सोल, अपनी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने ही कमिटेड द सुसाइड। So this was the connection between all the characters in Virginia Woolf, that means the creator and the creation. ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द लास्ट वन इज मार्जिंग द स्ट्रीम्स। जो ये नॉवल है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मिसेस डॉलरवे, द नॉवेल्स क्लाइमेक्स इज एट हर ग्रैंड पार्टी क्लैरिसा हेयर्स सेप्टिमस सुसाइड, उसने सुसाइड का सुना उसके, रिट्रीटिंग टू स्मॉल रूम, वो एक रूम में जाके बंद हो गई, एंड शी रियलाइजेस हिज डेथ वाज अ डिफरेंट एक्ट ऑफ प्रिवेंशन, हिज फिजिकल डेथ अलाउ हर टू स्पिरिचुअली सर्वाइव द नाइट। उसकी जो फिजिकल डेथ थी उसे उसे क्लैरिसा जो है वो उससे मेंटली सर्वाइव किया पूरी रात, पूरी नाइट। तो ऑथर्स रियलिटी क्या है कि आई फील दैट इफ आई सिंक फर्दर आई शैल रीच द ट्रूथ। ऑथर्स रियलिटी ये कि अगर मैं, इफ आई फील दैट, अगर मैं ऐसा फील करती है, आई सिंक फर्दर, मैं सिंक मिस्ट्री में डूब जाती, आई शैल रीच द ट्रूथ, तो फिर मुझे वो सत्य, वो ट्रूथ जो है मिल जाता। इन 1941, अनेबल टू इंडोर अनदर वन sort of madness, she gave to Septimus, and unable to maintain the societal mass, she gave to Clarissa। तो इस 1941 में जो है मैडनेस जो है वो उसने सेप्टिमस को दी है, दैट वर्जीनिया वुल्फ पॉजेस जो भी उनके पास थी, और जो मेंटेन द सोसाइटल मास जो उसने मुखौटा लगा के रखा था कि लोगों के सामने वो कैसे अच्छे से बिहेव कर रही थी, एक सोसाइटी में अच्छी इमेज बना के रखी हुई थी, वो उसने क्लैरिसा को दी। इंटरनल इंटरनल आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट इज विजिबल इन द नॉवल इन सेप्टिमस, और जो आउटर अरेंजमेंट, जो आर्टिफिशियल थिंग्स हैं, दैट इज विजिबल इन क्लैरिसा। दिस वाज ऑल अबाउट मिसेस डॉलरवे एंड वर्जीनिया वुल्फ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो उस नॉवल, इनकी बायोग्राफी और इस नॉवल से रिलेटेड, प्लीज कमेंट बिलो। आप मुझे कमेंट करिए, सेक्शन में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, देन आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ठीक है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और मैंने आपको जो है बिगनिंग में ही बताया था टेलीग्राम चैनल के बारे में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है then it is available over there. Go and grab it. That's all for today. Thank you for watching.